हेलो दोस्तों, आप सभी का एसके स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करने वाले सेल यानी कोशिका के बारे में। किसकी बात करेंगे सर? कोशिका। ध्यान समझिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये साइंस का लेक्चर है, यानी आज से हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो साइंस का लेक्चर स्टार्ट होगा, जिसमें हम लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो नोटिस कीजिएगा, ये जो चैप्टर में आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, वो अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको टेट सेट सारे एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। तो इन सब एग्जाम के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म आपको एसके स्मार्ट क्लासेस दे रहा है। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अदर गवर्नमेंट की तैयारी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट कीजिए। और दोस्तों आप इसके अलावा जैसे साइकोलॉजी हो गया, पर्यावरण हो गया या भूगोल हो गया, इन सब का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि आज के बाद साइंस आपके लिए बिल्कुल आपको टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा, ये मैं दावा करता हूँ। आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें आसानी समझ में आ जाए। बाकी हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप तो देख ही चुके होंगे, क्योंकि ये सारा लेक्चर मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं सेल की यानी कोशिका की। तो हमें पता है कि कोशिका जो होती है वो शरीर की मूलभूत एवं सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई एवं मूलभूत, यह आपकी कोशिका ही होती है, जिसको हम सेल कहते हैं। तो नोटिस कीजिएगा, सेल की अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए कुछ इस तरह से हम समझा सकते हैं आपको कि हमें पता है कि जैसे किसी का जब घर बनता है या फिर जब आप लोग घर बनाते हैं तो हमें पता है घर यानी जो हमारा घर बन के तैयार होता है, इस घर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? ईंट होती है। क्यों? क्योंकि देखिए घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? वो ईंट होती है। यानी हम कई ईंटों को मिलाकर क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। और इसी तरह कई दीवारें क्या मतलब 4 दीवारों को मिलकर क्या बनाते हैं? हम कमरा बनाते हैं, एक कमरा तैयार होता है। और जब कई कमरे हो जाते हैं तो हमारा एक घर का निर्माण हो जाता है। यानी हम सीधे तरीके से कह सकते हैं कि घर बनाने के लिए जिस तरह से सबसे छोटी यूनिट क्या होती? ब्रिक्स होती है, यानी ईंट। उसी तरह हमारे शरीर के निर्माण में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? कोशिका होती है। कैसे? देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है? कोशिका सबसे छोटी यूनिट होती है। जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। ऊतक को हम इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है, इसी तरह अब कई ऊतक मिलेंगी और कई ऊतक मिलकर क्या बनाती हैं? अंगतंत्र। अंगतंत्र का मतलब ऑर्गेन्स। क्या होता है? ऑर्गेन्स इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे अंगतंत्र मतलब कि कई ऊतक मिलेंगे तो हमारा जैसे शरीर के अलग अलग पार्ट तैयार होते हैं, जैसे हाथ हो गया, पाँव हो गया, है ना, कई अलग अलग पार्ट्स तैयार होते हैं। फिर जब ये अंग तंत्र का जब निर्माण करते हैं तो कई अंग जो मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। ठीक है, कई अंग मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसको हम रिलेट करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ही आसान वे में आपको समझना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है सर? शरीर की मूलभूत एवं सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, आप इससे समझ गए होंगे। चलिए, तो ये था सर सेल के बारे में। अब सेल के महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं खोजकर्ता, जो कि आपके एग्जाम भी पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। जैसे जब हम दोस्तों खोजकर्ता की बात करते हैं तो खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? तो देखिए, सेल की खोज की बात करेंगे तो प्रायोरिटी किसको देंगे? रॉबर्ट हुक जी को। किसको देंगे? रॉबर्ट हुक। जब से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल की खोज किसने की, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे रॉबर्ट हुक जी ने जिस सेल की खोज की वो निर्जीव था। क्या था? निर्जीव, है ना। क्या था? निर्जीव। निर्जीव का मतलब सबको पता है, इसमें जान नहीं होता, बिल्कुल वो निर्जीव अवस्था में पड़ा था। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में। तो रॉबर्ट हुक जी ने जिस सेल की खोज की वो निर्जीव था। तो फिर सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक जी ने की। किसने की? लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की। अब देखिए याद कैसे करना है। देखिए, लिविंग, सजीव की स्पेलिंग क्या होती है सर? लिविंग होती है। क्या होती है? LIVING, लिविंग होती है ना। सजीव की स्पेलिंग क्या होती है? लिविंग। तो लिविंग वर्ड आपको लिवन में मिल रहा है। लिवन में आपको लिविंग वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा कि सजीव कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक जी ने की। ठीक है, तो सजीव की स्पेलिंग होती है लिविंग और लिविंग से आपको वर्ड याद रखना है लिवन। ठीक है, चलिए, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, वो ये कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? कोशिका सिद्धांत किसने बताया, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया?
तो ये दिया स्लाइडेन यौम स्वान ने किया था। अब कोस्का सिद्धांत क्या होता है? देखिए कोस्का सिद्धांत से जुड़ा ये तथ्य है कि इन्होंने ही बताया, स्लाइडेन यौम स्वान ने इसके बारे में पूरी तरह से विस्तृत रूप से बताया कि भैया प्रत्येक जीवधारी का निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ है। ये किसने बताया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक जीवधारी का निर्माण या तो एक कोशिका या बहुकोशिका से मिलकर बना होता है। तो मतलब इसके बारे में जो विस्तृत रूपरेखा, जो विस्तृत वर्णन किया वो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया, और इसीलिए इनको कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद कैसे करेंगे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक स्लाइडेन एवं स्वान? देखिए सिद्धांत वर्ड क्या आएगा? सिद्धांत, और सिद्धांत में पहला वर्ड क्या है? सा। क्या है? सा। तो सा वर्ड पहला है सिद्धांत में, और सिद्धांत से जुड़ा कौन नाम आएगा? स्लाइडेन एवं स्वान। इसमें भी पहला नाम क्या है? सा। तो इस तरह से सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। और सजीव कोशिका यानी लिविंग कोशिका, लिविंग सेल की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक, लिविंग सेल लीवेन, ठीक है। इस तरह से आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अभी दोस्तों जब मैं आपको चित्रों के माध्यम से समझाऊंगा ना, तो नोटिस कीजिएगा बहुत ही आसान वे से आपको चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। और मैं सारा वीडियो आपको क्रम वाइज दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए, अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि जो स्लाइडेन एवं स्वान जी थे, इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीवधारी या तो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं या तो बहुकोशिका से मिलकर बने होते हैं, यानी कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें एक कोशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकी, या इंग्लिश में यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। और जो बहुकोशिका से यानी कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकी या मल्टीसेलुलर भी कहते हैं, मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एक कोशिकीजू का मतलब क्या होगा भाई? एक सेल से बने होंगे, यानी एक सेल का मतलब छोटा ही तो होगा। एक सेल यानी यही मान लीजिए एक सेल है, एक कोशिका है। अब इसी कोशिका से मिलकर बना होगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो उसमें कौन सा आएगा? जीवाणु आएगा, यानी एक कोशिकी में कौन आएगा? जीवाणु आएगा। जबकि जब कई कोशिकाओं से मिलकर जो चीज़ें बना होता है, यानी कई कोशिका इस तरह से मिलकर बना होगा, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो इसमें कौन आएगा? कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, है ना। ये सारे क्या होंगे? मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव कहे जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका एक अपवाद है। जब हमने कहा कि प्रत्येक जीवधारी जो है या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, तो इसका एक अपवाद है, और वो अपवाद है दोस्तों वायरस। कैसे? वायरस को ना तो हम यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी कह सकते हैं। क्यों? देखिए रीजन क्या है। क्योंकि वायरस जो होता है ना, वायरस इसलिए अपवाद की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि वायरस जो है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। वायरस क्या होता है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। यानी वायरस को ना तो हम सजीव कह सकते हैं ना तो निर्जीव कह सकते हैं, ये सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। कैसे? क्योंकि वायरस दोस्तों क्या होता है, जब किसी सजीव वस्तु पर, किसी सजीव चीज, मतलब सजीव का मतलब ये हुआ कि अगर ये वायरस मनुष्य या पेड़ पौधों पर या हरी चीज़ों पर जिसमें जान होती है उस पर पड़ता है तो ये सजीव अवस्था में हो जाता है। कौन? वायरस। लेकिन अगर ये किसी निर्जीव वस्तु पर अगर ये पड़ता है तो ये निर्जीव अवस्था में रहता है। जैसे मान लीजिए वायरस जो है सूखी लकड़ी या प्लास्टिक, इन सब चीज़ों पे अगर वायरस आता है तो दोस्तों वो संक्रमित नहीं करेगा उसे, क्योंकि वो निर्जीव है तो निर्जीव अवस्था में रहेगा वहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी सजीव प्राणी पर यानी किसी सजीव जीव जंतु पर, जैसे ही जीव जंतु के ऊपर आएगा वायरस, तो तुरंत वो वायरस क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, यानी वो उसको संक्रमित करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि वायरस जो होता है वो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, यानी वायरस को ना तो हम सजीव कह सकते हैं ना तो निर्जीव कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला दोस्तों कुछ पॉइंट्स है, जैसे संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसको कहेंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका हम शुतुरमुर्ग का अंडे को कहेंगे। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कैसे याद करेंगे? देखिए शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, कैसे याद करेंगे? तो शुतुरमुर्ग का अंडा हमें पता है कि सबसे बड़ी पक्षी, तो आप बताते हैं तुरंत शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे बड़े में आप शुतुरमुर्ग का अंडा याद रख लीजिए, ठीक है। और संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी तो वो होती है पीपीएलओ। क्या होती है? पीपीएलओ। दोस्तों पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोपिन्यूमोनियम लाइट ऑर्गेनिज्म। क्या होता है?
पीनिमोनियम लाइट ऑर्गेनिज्म, जिसको हम निमोनिया फैलाने वाला जीवाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनियम फैलाने वाला जीवाणु, या इसको माइकोप्लाज्मा कैलीसेप्टिकम भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा कैलीसेप्टिकम किसे कहते हैं? तो पीपीएलओ को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीपीएलओ। और पीपीएलओ संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो हमने अभी तो पढ़ा कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका। अब हमें ये देखना है कि मनुष्य यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसको कहा जाएगा? सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होगी वो तंत्रिका कोशिका। क्या होगी? तंत्रिका कोशिका। यानी हमारा जो नर्वस सेल होता है, क्या होता है? नर्वस सेल। ये तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो होता है शुक्राणु कोशिका। क्या होता है? शुक्राणु कोशिका। तो शुक्राणु किसे कहते हैं दोस्तों? स्पर्म। किसे कहते हैं? स्पर्म, जिसको हम वीर्य भी कहते हैं। उनमें जो कोशिका पाई जाती है, मतलब वो कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर की, है ना। तो शुक्राणु से आप समझ गए वीर्य, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं, शुक्राणु, उसी के तीनों सेम ही है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेल की संरचना और उसके कार्य के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, जब दोस्तों सेल की बात होती है, कोशिका, तो सेल को हम यहाँ पे आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पे दो भागों में इसको बांट देते हैं। पहला होता है सुरक्षा आवरण और दूसरा होता है जीवद्रव। ध्यान समझिएगा, सेल को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है सुरक्षा आवरण और दूसरा हो गया जीवद्रव। सुरक्षा आवरण, दूसरा हो गया जीवद्रव। जीवद्रव को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। जीवद्रव को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सुरक्षा आवरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सुरक्षा आवरण। देखिए, सुरक्षा आवरण में दो चीज़ें पाई जाती हैं दोस्तों। एक होता है सेल वाल, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और एक होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल वाल जिसे हम कोशिका भित्ति, और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली। तो चूंकि ये सुरक्षा आवरण है ना, तो सुरक्षा किससे होती है? दीवारों से ही होती है ना, तो इसलिए इसका नाम सेल वाल पड़ा, कोशिका भित्ति। और सेल मेम्ब्रेन, इसका नाम कोशिका झिल्ली। क्या नाम होगा? कोशिका झिल्ली। देखिए ध्यान समझिएगा, सुरक्षा आवरण में दो चीज़ें आएंगी। अब मैं आपको चित्रों के माध्यम से समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा कि वीडियो आपको केवल पढ़ना है। वीडियो केवल आपको पढ़ना है, केवल आपको ध्यान से मेरा लेक्चर सुनना है। बाकी याद कराने की गारंटी हमारी है, दावा ये मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए तो हमने क्या बताया दोस्तों कि जो हमारा सेल होता है, हमने सेल को कितने पार्टों में डिवाइड किया? दो पार्ट में। एक हमारा सुरक्षा आवरण होता है और दूसरा होता है जीवद्रव। तो सुरक्षा आवरण को हमने दो भागों में बांटा है, एक सेल वाल में बांटा है और दूसरा हमने किस में बांटा है? सेल मेम्ब्रेन, यानी जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब आसानी से आप केवल लेक्चर समझिएगा, ठीक है, आसानी से केवल लेक्चर समझिए। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जब हम सेल वाल की बात करते हैं, तो सेल वाल दोस्तों ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल का मतलब जो पौधों, पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, ये केवल उसी में ही पाया जाता है। ये केवल उसी में ही पाया जाता है। सेल वाल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल, यानी पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब समझिएगा, ये आपको इमेज दिख रहा है ना सेल के, ये देखिए ये आपकी कोशिका है। अब आप देख सकते हैं कोशिका की कितनी जटिल संरचना, आप देख सकते हैं ना, ये कोशिका है। तो दोस्तों ये जो आपको कोशिका दिख रहा है, इसके चारों तरफ एक न दीवार होंगी, इसके चारों तरफ एक दीवार होती है। क्या होती है? दीवार। और इसी दीवार को कहा जाता है सेल वाल, क्योंकि भैया इसके अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं इस कोशिका के अंदर, उसको सुरक्षा देने का काम कौन करता है? ये सेल वाल देने का काम करता है। कौन? सेल वाल। एक दीवार होता है जिसको हम सेल वाल कहते हैं। जैसे मैं इसको, इस संरचना को यहाँ पे बना दूँ, जिससे मान लीजिए ये आपकी एक सेल की संरचना है, ठीक है। ये सेल का एक ऊपरी भाग है, ठीक है, ये बता देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए सेल का एक ऊपरी भाग है, ठीक है, ऐसे समझिएगा। ये तो सेल का सबसे बाहरी परत आपका ये क्या कहलाता है? ये सेल वाल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल वाल। तो ये जो परत हो गया दोस्तों, ये आपका सेल वाल हो गया। ये क्या हो गया? सेल वाल। तो ये जो सेल वाल होता है दोस्तों, ये केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, क्यों? क्योंकि देखिए पेड़ पौधे क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही कठोर होते हैं। आप देखेंगे पेड़ पौधे की जो ऊपरी परत होती है, बड़ा ही कठोर होता है। तो कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सेल वाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वाल पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, इसमें सेल वाल पाया जाता है। तो मैंने बताया क्या सेल वाल की खासियत क्या होती है कि ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और इसके नीचे दोस्तों एक परत होती है, इसके नीचे भी एक परत होती है ऐसे, और ये इस परत को हम क्या कहते हैं? एक ऐसे एक और होता है, सेल वाल के नीचे एक परत और होता है। और ये जो आवरण होता है दोस्तों, ये कौन होता है?
ये होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ध्यान समझिएगा, ये कोशिका झिल्ली जो है, ये कोशिका झिल्ली किस में पाया जाएगा? ये प्लांट सेल में हम कह सकते हैं। देखिए, प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में ये सेल वॉल भी पाया जाएगा और ये सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा। लेकिन जब हम पेड़ पौधों से हटकर किसी दूसरे चीज़ की बात करते हैं, यानी पेड़ पौधों से हटकर एनिमल या मनुष्यों की बात करेंगे, तो उसमें ये सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, उसमें ये सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी परत कौन सी होगी? सबसे बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन होगी, यानी इसमें सेल वॉल अब नहीं पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण किसे को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सेल वॉल। जबकि मनुष्य या जानवरों के कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे समझिए कि ये जो सेल वॉल होता है दोस्तों, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके अलावा ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। और सेलुलोज की दोस्तों कुछ खास बातें हैं, जैसे सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो सेलुलोज होता है, ये प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन? सेलुलोज जो होता है प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये दो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है कि जो प्लांट सेल में जो आपका पाया जाता है, जो प्लांट सेल में जो आपकी ये सेल वॉल पाई जाती है, ये सेलुलोज का बना होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। और प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? सेलुलोज ही होता है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। चलिए, मैं अभी आपको और चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों सेल मेम्ब्रेन की। तो हमने सेल वॉल के बारे में तो आपको बता दिया। अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। किसकी बात करेंगे सर? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका ये कोशिका भित्ति है, इसको हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। चलिए, तो ये देखिए, आपको इमेज आपको ध्यान देना है। ये आपका इमेज है कोशिका का। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब मैं अपने तरीके से इमेज बना के समझाता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए आपका एक कोशिका का इमेज है। कोशिका का इमेज है। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपरी परत होती है, ये क्या होती है दोस्तों? ऊपरी परत क्या होती है? ये सेल वॉल हो गई। क्या हो गई? सेल वॉल। इसके नीचे जो एक परत और होता है, एक आवरण और होता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इस वाले हिस्से को हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो देखिए, इसकी क्या खास बात है दोस्तों, कि ये एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है। मैंने बताया ना, क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि देखिए, याद कैसे करना है? सेल वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, और दीवार क्या होता है? कठोर। तो कठोर कौन होता है? पेड़ पौधे का जो ऊपरी परत होता है वो कठोर होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो इसलिए सेल वॉल केवल पेड़ पौधों में पाया जाएगा, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाएगा। जबकि एनिमल का जो ऊपरी परत होता है वो कठोर थोड़ी होता है, वो तो नरम होता है ना। तो इसलिए उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल ना पा करके बल्कि क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। दोस्तों, मेम्ब्रेन का मतलब ही क्या हो रहा है? प्लाज्मा झिल्ली। मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो रहा है? झिल्ली। क्या हो रहा है? झिल्ली। तो दोस्तों, झिल्ली तो क्या होता है? नरम होता है ना, झिल्ली नरम होता है। तो जाहिर से आप याद रख लीजिए इस तरह से कि मनुष्य और जानवरों का चमड़ा क्या होता है? नरम होता है। तो ऐसे याद कर लीजिए। और ये जो एनिमल सेल होता है, इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है दोस्तों, यह लिपिड, यानी जिसको हम वसा भी कहते हैं, प्रोटीन। तो वसा एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों, ये वसा एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी इसको याद करेंगे लिपिड, लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए, यह चयनात्मक पारगम होता है। चयनात्मक पारगम होता है, इसीलिए इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। अब ये कैसे समझना? देखिए, होता क्या दोस्तों कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो दूसरी परत सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है? इस कोशिका के अंदर किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, इसका चयन कौन करता है? इसका निर्धारण कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि इस कोशिका के अंदर किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, इसका चयन करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। और हमें पता है कि व्यवहारिक जीवन में जैसे द्वारपाल होता है ना, वो किसी गेस्ट हाउस में
या किसी मैरिज हॉल में आप देखे होंगे कि वहाँ द्वारपाल खड़ा रहता है। वो देखता है कि किसको अंदर जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। तो द्वारपाल क्या करता है, चयन करता है कि भाई किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। तो चयन करने का काम कौन करता है, द्वारपाल, व्यवहारिक जीवन में। उसी तरह कोशिका में चयन करने का कार्य कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, और इसीलिए इसको कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। किसको, सेल मेम्ब्रेन को, या फिर प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सुरक्षा आवरण जो मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया। तो अगला मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था ना, सेल के दो पार्ट्स, एक सेल के दो पार्ट्स हो गए, है ना, एक सुरक्षा आवरण, दूसरा हो गया जीवद्रव्य। तो अब देखिए इस कोशिका के अंदर जितने भी चीज़ें पाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें जीवद्रव्य कहलाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, जीवद्रव्य। यानी इस सुरक्षा आवरण के अंदर जितने भी चीज़ें पाई जाएंगी, इनको हम जीवद्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवद्रव्य कहेंगे। तो ध्यान समझिएगा, इसके अंदर जितने भी चीज़ें पाई जाएंगी उसको हम जीवद्रव्य कहेंगे। तो कल के लेक्चर में, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, सेकंड लेक्चर, उसमें हम जीवद्रव्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही मतलब अच्छे समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाएं जिससे दूसरे का भी इससे भला हो सके। ठीक है, तो वीडियो अगर आपने अंत तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।